कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है स्टूडेंट्स। और आज मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव्स टीईटी से रिलेटेड बताने जा रहा हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं स्टूडेंट्स, एक बार ज़रूर अच्छे से इसको सुन लें। और अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो इसको बार बार देखिए स्टूडेंट्स। यहाँ से ज़रूर मैं इसमें लगभग 40 क्वेश्चंस आज बताने जा रहा हूँ, तो इतना आप विश्वास रखिए कि इसमें से 5 से 10 क्वेश्चंस तक लड़ सकते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं उसका सिलेक्शन कर रहा हूं और मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव्स जितने भी हैं चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड वो यहाँ पे मैं डालूंगा। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है राष्ट्रीय बाल बोर्ड का गठन कब किया गया। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा 1974 ईस्वी में सर्वप्रथम राष्ट्रीय बाल बोर्ड का गठन किया गया था। और सर्वप्रथम भारत के प्रधानमंत्री ने एक बोर्ड गठित किए और उन्होंने इसके अंतर्गत बालकों के शारीरिक, सामाजिक एवं मानसिक विकास हेतु आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने की बात कही। और ये जो बाल बोर्ड का जो गठन हुआ है वो 1974 ईस्वी में हुआ है स्टूडेंट्स। तो इसको आप एकदम बिल्कुल भूलिएगा नहीं। ये हो सकता है ये क्वेश्चन आने की संभावना बिल्कुल है, आ सकता है ये क्वेश्चन। दूसरा है राष्ट्रीय बाल बोर्ड की अध्यक्षता कौन करता है। तो स्टूडेंट्स एकदम याद रखना है प्रधानमंत्री। और मैंने अभी भी बताया आपको कि जो सर्वप्रथम बैठक हुई थी बाल बोर्ड के लिए तो उसमें प्रधानमंत्री ने ही ये बैठक बुलाया था, तो इसकी अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री ही करते हैं। अब है स्टूडेंट्स भारत में पहली बार राष्ट्रीय बाल नीति घोषित की गई, तो इसका भी आंसर है स्टूडेंट्स 1974 ईस्वी में। अब है स्टूडेंट्स समेकित बाल विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया। तो वो स्टूडेंट्स 1975 ईस्वी में शुरू किया गया। तो समेकित बाल विकास के अंतर्गत स्टूडेंट्स जो भी जो बच्चे होते हैं यानी स्कूल जाने से पूर्व के भी बच्चों के बारे में सोचा गया उसमें। और उसमें जो है अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई, घर पे जाकर पढ़ाना। जैसे इसके अंतर्गत आपको जो है रखा गया है जैसे स्वास्थ्य जाँच, टीकाकरण, पोषाहार, जो कि बच्चे को आंगनवाड़ी वगैरह जो खोला गया। तो ये सब जो है समेकित बाल विकास के अंतर्गत ही रखा गया है। और इसके तहत जो है केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच जो है विचार विमर्श के बाद ये समेकित बाल विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप मान लीजिए आंगनवाड़ी केंद्र हो गया या अनौपचारिक शिक्षा हो गया। तो ये सब जो हैं ये इसके अंतर्गत समेकित बाल विकास के राष्ट्रीय समेकित बाल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। तो ये याद रखना है। तो आपको ये याद रखना आंगनवाड़ी जो है जितने भी स्टेट्स में, तो ये सब जो आते हैं वो समेकित बाल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। और इसकी शुरुआत 1975 ईस्वी से हुई है आपके देश में। तो इसमें जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर इस कार्यक्रम को चलाते हैं स्टूडेंट्स, ये भी याद रखना है आपको। उसके बाद है स्टूडेंट्स विकास और समृद्धि दोनों एक दूसरे से क्या हैं, तो वो भिन्न है स्टूडेंट्स। विकास का मतलब होता है कि आपका विकास के अंतर्गत शारीरिक को छोड़ के, यानी विकास में हर एक पहलू पे ध्यान दिया जाएगा। विकास के अंतर्गत आपका है कि जो जैविक, अजैविक और व्यवहारिक परिवर्तन से है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो विकास जो मेन रूप से अजैविक और जो है व्यवहारिक विकास के अंतर्गत रखा गया। और समृद्धि का मतलब होता है शारीरिक रूप से विकास। तो देखिए इसके दोनों में विकास और समृद्धि में बहुत अंतर है स्टूडेंट्स। विकास जो होता है वो अजैविक परिवर्तन है, ठीक है, वो जैविक परिवर्तन नहीं है। वो जो है और समृद्धि है वो जैविक परिवर्तन है। जो मनुष्य के शरीर में जो परिवर्तन आता है उसको समृद्धि बोला जाता है। तो वो भी विकास का ही रूप है लेकिन उसको समृद्धि बोलते हैं। उसके बाद दोनों में अंतर ये है स्टूडेंट्स कि विकास में परिवर्तन प्रायः सुव्यवस्थित और सकारात्मक होता है, ठीक है, और ये कभी कभी नकारात्मक भी हो सकता है। विकास जो है स्टूडेंट्स वो कभी कभी व्यवहारिक विकास नकारात्मक भी हो सकता है, लेकिन जो समृद्धि होता है वो हर हमेशा सदैव सकारात्मक ही होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स दोनों में एक और अंतर है, जो है विकास की प्रवृत्ति गुणात्मक होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रवृत्ति जो होती है विकास का वो गुण के साथ होता है, गुणात्मक होती है। और समृद्धि का प्रवृत्ति जो है परिणात्मक होता है। ये याद रखना है स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स में ये आ सकते हैं। और नेक्स्ट अंतर है दोनों में स्टूडेंट्स, विकास के लिए कोई विशिष्ट समय निर्धारित नहीं रहता है। विकास जीवन पर्यंत तक चलता है, जन्म से आपके मृत्यु तक विकास का कार्यक्रम जो है चलते रहेगा। लेकिन जो समृद्धि है वो विशिष्ट समय के लिए होता है, यानी एक विशिष्ट अवस्था तक ही घटित होता है। जैसे बच्चे की वृद्धि होती है वो 18 से 20 वर्ष तक ही होता है। तो ये समृद्धि है।
तो समृद्धि और आप जो है विकास में अंतर समझ ही गए होंगे। जो शारीरिक विकास है वो आपका समृद्धि कहलाता, और जो अजैविक विकास है, जो व्यवहारिक विकास है, ये सब क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, ये विकास के अंतर्गत रखा गया है। तो यहाँ पे आपको विकास और समृद्धि का अंतर आप समझ ही गए होंगे। तो ये एक दूसरे से भिन्न है स्टूडेंट। आनुवांशिकता विकास प्रक्रिया का एक डैश कारक है। तो आनुवांशिकता जो है विकास प्रक्रिया का एक आंतरिक कारक है। आपको मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, आनुवांशिकता भी प्रभावित करता है बच्चे को, क्योंकि जिस प्रकार से उसका जीन होगा और जिस प्रकार से उसकी बौद्धिक उपलब्धि उसके माँ बाप की होगी, लंबाई, हाइट, बॉडी स्ट्रक्चर, तो वो सब कहीं ना कहीं जीन हेरिडिटी के रूप में बच्चे को आनुवांशिक तौर पे मिलता है। तो वो एक आंतरिक कारक है, विकास प्रक्रिया का एक आंतरिक कारक है। यहाँ पे याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आंतरिक कारक है। पोषण, शारीरिक क्रियाकलाप, विश्राम आदि पर्यावरण के डैश कारक हैं। तो ये फिजिकल घटना है, भौतिक घटना है, भौतिक कारक हैं स्टूडेंट्स। जो पोषण है, शारीरिक क्रियाकलाप है, विश्राम है, आदि जो है पर्यावरण के कौन से हैं कारक, तो भौतिक कारक है। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद है स्टूडेंट्स, वह मनोवैज्ञानिक जिसने विकास प्रक्रिया को 5 वर्गों में विभक्त किया है, उनका क्या नाम है, उनका नाम है हरलॉक। तो इन्होंने विकास प्रक्रिया को 5 चरणों में विभक्त किया है। तो ये याद रखना है कि कितने विकास की प्रक्रिया को कितने भागों में विभक्त किया है, तो ये है 5। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद है जो हरलॉक ने दिया है, तो जो अवस्था बताया है, तो सबसे पहला हरलॉक ने गर्भावस्था लिया है, जो जन्म से 9 माह तक का है। फिर उसने नवजात अवस्था को लिया है, वो है जन्म से 14 दिन तक है। उसके बाद उसने शैशवावस्था लिया है, जो 2 सप्ताह से 2 वर्ष की आयु तक की अवस्था को उसने हरलॉक ने शैशवावस्था बोला है। फिर वो बाल्यावस्था बोला है, 2 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था को जो है वो बाल्यावस्था बोला है। फिर किशोरावस्था उसने 11 वर्ष से लेकर 21 वर्ष की अवस्था को जो है इसने किशोरावस्था बताया है। और फिर उसने किशोरावस्था को भी 3 भागों में बांटा है। तो मेन रूप से जो हरलॉक हैं वो 5 वर्गों में विभक्त किए हैं। तो पहला है गर्भावस्था, दूसरा नवजात अवस्था, तीसरा है शैशवावस्था, चौथा है बाल्यावस्था और 5वां है किशोरावस्था। और इन्होंने किशोरावस्था को 3 भागों में बांटा है, तो वो भी आप सुन लें स्टूडेंट। पहला है पूर्व किशोरावस्था, जो कि 11 वर्ष से 13 वर्ष की आयु तक को रखा है इन्होंने। फिर दूसरा है मध्य किशोरावस्था, वो है 13 वर्ष से 17 वर्ष की आयु तक। और उसके बाद उन्होंने उत्तर किशोरावस्था रखा है, जो कि 17 से 21 वर्ष की आयु तक माना जाता है। तो मेन रूप से जो इनकी जो अवस्था बताया इन्होंने विकास की, वो 5 अवस्था ही बताया है, गर्भावस्था, नवजात अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो याद रखिएगा किशोरावस्था 11 से 21 वर्ष तक इन्होंने माना है। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आगे आइए, 9 जोन्स ने विकास प्रक्रिया को डैश चरणों में विभक्त किया है। तो जोन्स ने विकास प्रक्रिया को 3 चरणों में विभक्त किया है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो पहला क्या है स्टूडेंट्स, पहला है कि प्रसव काल जो इन्होंने रखा है वो है आपका, तो जो है स्टूडेंट्स पहला आपका आ जाता है। तो पहला अवस्था यहाँ पे जो जोन्स ने लिया है, वर्गीकरण किया है, वो है शैशवावस्था, जिसमें कि उसने जन्म से लेकर 5 वर्ष की आयु तक को शैशवावस्था बताया है। फिर दूसरा इसने लिया है बाल्यावस्था, जो कि 5 वर्ष से 12 वर्ष की आयु तक को बाल्यावस्था रखा है। और फिर रखा है तीसरा किशोरावस्था, जो कि 12 से 18 वर्ष की आयु तक। तो जोन्स का वर्गीकरण और जो हरलॉक का वर्गीकरण आप यहाँ सुन लिए स्टूडेंट्स। तो ये याद रखिएगा, जोन्स ने 3 भागों में विभक्त किया है। पहला आपको बताई शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था और तीसरा किशोरावस्था। लेकिन जो है हरलॉक ने 5 अवस्था बताया, तो वो भी याद रखिएगा स्टूडेंट, जो मैंने कुछ देर पहले बताया था आपको, जैसे गर्भावस्था, नवजात अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद है स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो बाल विकास को पहले बाल संवेग के नाम से जाना जाता था। जो बालक में चेंजिंग आता है, संवेग, जो बालक मूवमेंट करता है, यानी उसी से है रिलेटेड। तो उसके विकास का जो पहले नाम था बाल विकास का, वो बाल संवेग के नाम से था। तो ये भी याद रखिएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास में डैश। तो बच्चा अपने पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करता है।
तो स्टूडेंट्स जो संज्ञानात्मक विकास होता है, बच्चा अपने पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करता है। तो अंतःक्रिया का मतलब क्या होता है कि वो पर्यावरण में घुलता मिलता है, वो अपने जैसे अपने साथी से, अपने शिक्षक से, अपने आसपास के लोगों से घुल मिल के वहाँ से कुछ सीखता है, पर्यावरण से सीखता है। फिर व्यवहारिक ज्ञान हो चाहे मानसिक, बहुत सारा चीज़ बच्चे सीखते हैं पर्यावरण से और अपने आसपास के लोगों से। तो वही अंतःक्रिया के द्वारा ही सीखते हैं ये। तो ये याद रखिएगा, जो संज्ञानात्मक विकास है वो बच्चों के द्वारा पर्यावरण में अंतःक्रिया करते हुए सीखते हैं। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स, मनुष्य अपने जन्म से ही पर्यावरण के प्रति जो भी शारीरिक एवं मानसिक उपागम करता है वह अंतःक्रिया कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो भी शारीरिक और मानसिक जो भी आप पर्यावरण के अंतर्गत बच्चे करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, अंतःक्रिया बोलते हैं। यह कथन किसका है, तो पियाजे। ये बहुत बड़े बच्चों के मनोवैज्ञानिक थे, तो इनका याद रखिएगा एकदम बिल्कुल, पियाजे का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पर्यावरण के साथ जो अंतःक्रिया जो बताया इन्होंने वो पियाजे ने ही बताया है। उसके बाद स्टूडेंट्स, जीन है। जीन क्या है, तो यह है गुणसूत्र में पाए जाने वाले छोटे छोटे रासायनिक अणु हैं। तो जीन आपको पता ही होगा, जीन जो है जो हेरिडिटी, वो गुणसूत्र में पाए जाने वाले छोटे छोटे रासायनिक अणु हैं। संवेदीज्ञानात्मक अवस्था कर लीजिए इसको, कब तक रहती है, तो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक ही रहता है। जैसे बच्चे को रोना, हंसना, या जिस प्रकार से वो उसको लगता है कुछ, उसको अगर प्यास लगता है तो वो रोना शुरू कर देता है, अगर कोई अच्छा चीज़ वो देखता है तो खुशी से हंसने लगता है। तो ये सब जो है वो संवेदी ज्ञानात्मक अवस्था है। तो इसको याद रखिएगा, ये 2 वर्ष तक की अवस्था ये आपकी संवेदी ज्ञानात्मक अवस्था है। उसके बाद है नई भाषा को सीखने में बच्चे को किस समस्या का सामना करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, उच्चारण की समस्या तो होगी ही, शब्दों की भी समस्या होगी उसके साथ, और वाक्यों की भी समस्या होगी। तो इसका आंसर जो है ये सभी में आएगा स्टूडेंट्स। हेरिडिटास किस भाषा का शब्द है, तो हेरिडिटास जो हेरिडिटी ये वर्ड लैटिन भाषा का है। ठीक है स्टूडेंट, लैटिन याद रखना है आपको। भारतवर्ष में बाल विकास की दशा में कदम, तो ये कब आया है कदम, तो ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही बाल विकास में आया। और सर्वप्रथम आपको बताया मैंने कि 1974 में आया, 1974 ईस्वी में, जो कि बहुत बाद है। आपका देश तो 1947 में ही स्वतंत्र हो गया। लेकिन बाल विकास, ऐसे मौलिक कर्तव्य और मौलिक जो अधिकार में ये बाल विकास के बारे में तो बताया गया है। तो उसके, लेकिन ये जो कदम उठाए गए वो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही उठाए गए। अब उसके बाद स्टूडेंट्स, आप अपनी कक्षा के बच्चों में अनुशासन, नैतिक मूल्य, संवेदना आदि विकसित करने के लिए क्या करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, ये बिल्कुल कॉमन साइंस का क्वेश्चन है। अगर आप टीचर हैं और जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो एज ए टीचर बन के आप सोचिए कि मतलब उस टाइम पे आपको क्या करना है। तो बिल्कुल आप सही सोचिएगा और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो उसके लिए क्या करना है स्टूडेंट्स कि पॉजिटिव वे में आप एक एज ए शिक्षक बन के सोचिए। तो पहला है उन्हें महापुरुषों की जीवनी सुनाएंगे, बिल्कुल सही बात है। महापुरुषों की जीवनी उन्हें प्रेरित करेगी, उनकी नैतिक मूल्य बढ़ेगी, संवेदना बढ़ेगा। धार्मिक एवं नैतिक मूल्यों की कहानियां सुनाएंगे, बिल्कुल नैतिक मूल्यों की कहानी सुनाएंगे तो उनके अंदर अनुशासन बढ़ेगा, तो संवेदना बढ़ेगी। और विभिन्न प्रेरक प्रसंगों का नाटकीकरण करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सभी इसका होगा आंसर, क्योंकि आप ये सब करते हैं तो बच्चे बिल्कुल अनुशासन, नैतिक मूल्य और संवेदना जरूर उनके अंदर विकसित होती है। ठीक है। खेल एक क्या है, सक्रिय मनोरंजन है स्टूडेंट्स। खेल भी कई प्रकार के होते हैं। तो खेल एक सक्रिय मनोरंजन है, जैसे रचनात्मक खेल है, फिर गति का खेल है स्टूडेंट्स, फिर आपका लड़ाई का खेल है, फिर बौद्धिक खेल है, फिर परीक्षात्मक खेल है। तो ये खेल के प्रकार हैं। जैसे रचनात्मक खेल में बच्चा रचना करता है, देखते होंगे मिट्टी के बर्तन बनाना, चाहे आप मतलब एक तरह का स्ट्रक्चर तैयार करना। तो ये क्रिएटिविटी जो होता है वो बचपन से ही होता है बच्चे में। तो ये रचनात्मक प्रक्रिया होता है। दूसरा होता है स्टूडेंट्स गति का खेल, दौड़ना, पकड़ना, एक दूसरे को छूना। तो आप देखते होंगे कि बच्चे लोग ये सब खेल ज़्यादा, लुका छिपी का खेल हो गया, दौड़ना हो गया, एक दूसरे को पकड़ना हो गया। तो ये गति का खेल होता है स्टूडेंट्स। फिर है एक आपको मैंने बताया लड़ाई का खेल। इसमें क्या होता है कि एक दूसरे के प्रति कंपटीशन की भावना होती है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हो सकता है कि एक टीम वर्क के साथ काम करे, जैसे कबड्डी हो गया, हॉकी हो गया, चाहे फुटबॉल हो गया। तो ये सब में क्या होगा कि वो कंपटीशन रखता है। तो यहाँ पे इसको लड़ाई के खेल के अंतर्गत रखा गया है। और फिर होता है जैसे आपका बौद्धिक खेल। तो बौद्धिक खेल में क्या होता है स्टूडेंट्स की वो अपने बौद्धिक क्षमता का विकास होता है इसमें। बौद्धिक जैसे आपका लूडो खेलना हो गया, चाहे आपका
कैरम बोर्ड हो गया, चाहे आपका जो शतरंज कर लीजिए, तो इसमें क्या होता है कि वो बौद्धिक क्रियाशीलता आदि पे जोर करता है। या आप ये कह लीजिए कि कोई डब्बा, जैसे आपका हो गया मैचिंग बॉक्स वाला, आप देखे होंगे मैच करना, एक कलर जो आप खेलते हैं मैचिंग बॉक्स से, तो वो सब जो हो गया, या एक डब्बे को मतलब खोलना, उसको बंद करना एक टेक्निक से, तो ये सब जो कहलाता है स्टूडेंट्स वो बौद्धिक खेल के अंतर्गत आता है। फिर स्टूडेंट्स मतलब यही सब खेल के टाइप हैं। तो उसके बाद मतलब इतना जानिए तो काफ़ी है। उसके बाद है स्टूडेंट्स मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं क्या हैं। तो व्यक्ति को अपने पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। जो मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं हैं वो अंतःक्रिया जब करता है कोई भी व्यक्ति, तो उसके साथ ही यह उत्पन्न होता है। ठीक है स्टूडेंट, खेल की परिभाषा सुनिए स्टूडेंट्स, क्या है? खेल वह प्रक्रिया है जो मनोरंजक होती है। यह एक रचनात्मक प्रवृत्ति है जो जन्मजात होने के साथ स्फूर्तिदायक, स्वतंत्र और स्वलक्षित एवं आनंददायक होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखना है आपको। प्राणी से सामाजिक प्राणी बनने की प्रक्रिया को समाजशास्त्रीय भाषा में डैश कहते हैं, तो उसको समाजीकरण कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट। संवेग एक प्रकार का क्या है? भावात्मक क्रिया। मैंने आपको पहले ही बताया, जिसे बच्चे लोग संवेगात्मक अवस्था जो होती है वो 1-2 वर्षों तक होती है जन्म से। उसमें क्या होता है ना कि भावना में वो बच्चा जैसे तुरंत रोना हो गया, उसको डांट लगी रोना शुरू कर देगा, या कोई सामान नहीं मिला उसको, या तो मतलब हंसना रोना, भावनात्मक ये अभिक्रिया है, मतलब क्रिया करते हैं। संवेग उसी से रिलेटेड है। राष्ट्रीय बाल नीति में बच्चों के शारीरिक, सामाजिक एवं मानसिक, देखिए स्टूडेंट तीनों पहलू, शारीरिक, सामाजिक और मानसिक विकास हेतु आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने की बात कही गई है। तो जो ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव्स टाइप के हैं, तो मैंने सिर्फ आंसर यहाँ पे लिखा है, तो और भी ऑप्शंस होंगे, तो मैंने सिर्फ इसी का आंसर इसलिए लिखा है कि मतलब आप बिल्कुल अगर पढ़ते हैं तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। जो आप आंसर यहाँ पे पढ़ के जाते हैं तो बिल्कुल आप सही सटीक चूज कीजिएगा, नहीं तो वहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो राष्ट्रीय बाल नीति में क्या है? बच्चों के शारीरिक, सामाजिक और मानसिक विकास हेतु आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने की बात कही गई है। तो इसको एकदम नहीं भूलना है स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट आइए स्टूडेंट्स, देखिए, 2 पीढ़ियों को जोड़ने वाली श्रृंखला को हम वंशानुक्रम कहते हैं। यह कथन किसका है? तो ये बेकन का है कथन। याद रखिएगा, 2 पीढ़ियों की जोड़ने वाली श्रृंखला को हम वंशानुक्रम कहते हैं। यह कथन किसका है? तो बेकन का है। 26 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में पाठशाला चलो अभियान शुरू किया गया, इसका लक्ष्य है? तो ये है स्टूडेंट्स अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था तथा नामांकन के बाद अगर विद्यालय छोड़ने की प्रतिशत को अगर है तो उसको कम करने का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया कि बच्चे जब एडमिशन लेते हैं तो बच्चे उसमें विद्यालय छोड़ के जाएं नहीं, बल्कि विद्यालय में बने रहें। तो विद्यालय बिहार में जो पाठशाला चलो अभियान है तो इसी से रिलेटेड है। लड़का पैदा होने का उत्तरदायी क्रोमोसोम्स क्या है स्टूडेंट्स? तो बिल्कुल याद रखना है, तो वो है XY क्रोमोसोम्स। इसी के जरिए कोई भी बच्चा का लड़के होने की संभावना होती है, वो लड़का होता है तो उसमें XY क्रोमोसोम पाया जाता है। प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है, तो जैव और अजीव दोनों। प्राकृतिक पर्यावरण में जो जैविक वस्तु है वो भी सम्मिलित होते हैं और अजैविक वस्तुएं वो भी दोनों सम्मिलित होते हैं, तो यहाँ पे जैव और अजैव दोनों होगा। बालक के व्यक्तित्व के विकास की नींव किस अवस्था में रखी जाती है? तो ये रखी जाती है बचपना अवस्था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बचपना अवस्था क्या होता है? जैसे आप शैशव अवस्था के बाद और जो है किशोरावस्था से पहले की अवस्था को क्या बोलते हैं? बचपना अवस्था। तो वहाँ पे जो भी व्यक्तित्व के जो नैतिक मूल्य जो है वहीं पे नींव रखी जाती है, उसका व्यक्तित्व का विकास वहीं से शुरुआत हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, बालक का प्रथम पाठशाला, ये बिल्कुल याद आपको पता ही, कॉमन सेंस है, परिवार ही होगा, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो वो बाहर पहले नहीं जाता है, पहले घर में ही रहता है, वो माँ बाप से, भाई बहन से, तो वहीं से कुछ सीखता है। तो इसलिए जो है बालक का प्रथम पाठशाला परिवार को ही कहा गया है। वो जिस प्रकार से सीखेगा एक्टिविटी, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, आसपास पड़ोस के लोग, तो इसका जो प्रथम पाठशाला कहलाएगा वो परिवार ही है। बालक का प्रथम पाठशाला क्या है? उसका खुद का परिवार ही है। हम करके सीखते हैं, किसने कहा? डॉक्टर मेस ने बोला है कि हम करके सीखते हैं। कोई भी घटना जो है करेंगे तभी हम सीखेंगे, जब तक करेंगे नहीं तब तक वो आप सीख नहीं पाएंगे। करके ही सीखते हैं कोई भी, जैसे कोई भी चीज़ बनाना है तो जब तक आप सिर्फ थ्योरी पढ़ने से नहीं होगा, जब तक आप उसको कीजिएगा नहीं तब तक आप वो काम अच्छे से नहीं सीख पाइएगा। हस्तलिपि की शिक्षा दी जानी चाहिए,
तो हस्तलिपि क्या होता है कि कुछ भी मतलब हाथों के द्वारा बना के अपना कुछ उस प्रकार से वस्तु बना के बेचे। जैसे पिछड़े बालक हैं, उनको पैसे की अभाव है, आर्थिक कमी है, तो वहाँ पे बच्चे को हस्तलिपि सिखाना चाहिए और हस्तशिल्प के माध्यम से वो कुछ अपना जीविकोपार्जन भी कर सकते हैं, धन अर्जन करके वहाँ से। तो थोड़ा बहुत बच्चे को जो है हस्तलिप की भी शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ये पिछड़े बालक को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी पारिवारिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं होती है, तो वहाँ पे होना चाहिए उनका। फिर है स्टूडेंट्स, ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्नलिखित में से किनके लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है दृष्टि बाधित लोगों के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल आपको पता ही ब्रेल लिपि। उसके बाद है निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है? दूसरे के व्यवहार का अध्ययन। निरीक्षण करने के लिए या कोई जाता है, यानी दूसरा जो एक्टिविटी कर चुका है या कर रहा है तो उसका आप अध्ययन कीजिए। नहीं तो दूसरे के व्यवहार का अध्ययन निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है स्टूडेंट्स? दूसरे के व्यवहार का अध्ययन, खुद के व्यवहार का अध्ययन नहीं, दूसरे के व्यवहार का अध्ययन। एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष है तथा मानसिक आयु 15 वर्ष है। तो स्टूडेंट्स यहाँ क्वेश्चन ऑफ नंबर्स 15 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगा? तो जो मानसिक आयु होती है स्टूडेंट्स उसको अंश में रखेंगे ऊपर में, और उसका कंपैरिजन जो है वास्तविक आयु से कराएंगे और 100 से गुना कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पे मानसिक आयु कितना है? 15 है, तो यहाँ पे आप करेंगे 15 को अपर में रखेंगे, बटे 12 करेंगे और गुना 100 कर देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और इसका आंसर आपका जो आएगा वो आएगा 125। तो ये करके आप देख लें, कॉपी क्या हो गया स्टूडेंट्स? 15 बटे 12 गुने 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वो लगभग 125 के बराबर आएगा, और वही आंसर होगा कि बुद्धि लब्धि जो होता है वो क्या होता है? एक बालक की वास्तविक आयु अगर 12 वर्ष है और मानसिक आयु, तो हर हमेशा कंपैरिजन उसके वास्तविक आयु से कराएंगे, और मानसिक आयु जो वो लग रहा है तो उससे वो करवाएंगे। तो यहाँ पे बुद्धि उपलब्धता या बुद्धि लब्धता बढ़ जाती है, 125 हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद स्टूडेंट्स छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि क्या है? तो अगर आप प्रशंसा करेंगे तो बिल्कुल छात्र वो प्रेरित होता है। आप स्कूल में आप एज ए टीचर सोचिए कि किसी बच्चे को अगर थोड़ा सा प्रोत्साहन देते हैं, उसको प्रेरित करेंगे, तो वो बिल्कुल वो काम करेगा, और सभी को ये अपनी प्रशंसा पसंद होती है और वो अपनी प्रशंसा चाहेगा। तो छात्रों को प्रेरित करने की जो सबसे सही विधि है वो है आपका प्रशंसा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद है थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया स्टूडेंट्स, तो उसके बाद है आपका क्वेश्चन 38 क्या बोला है स्टूडेंट्स कि सामान्य बालक प्राय किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? तो सामान्य बालक जो हैं 11 माह की अवस्था में बोलना सीख जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको बिल्कुल नहीं भूलिएगा आप। सामान्य बालक जो प्राय किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? वो 11 माह की अवस्था में सीख जाते हैं। उसके बाद है बुद्धि वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, किसने कहा है? तो ये गॉल्टन ने कहा है। गॉल्टन याद रखना स्टूडेंट, बुद्धि जो वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, जैसे माँ बाप होंगे जो बुद्धि होगा, तो अगर अच्छे माँ बाप हैं, बुद्धि अच्छा बुद्धि विवेक है, तो उनके बच्चे में भी जो इसका प्रभाव जरूर पड़ता है, वंशानुक्रम प्रभाव पड़ता है। तो वो गॉल्टन ने बोला था ये बात। मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? अभिवृत्ति से। मुख का जो व्यवहार वो जो भी मतलब अपने आप को शो करता है, अभिवृत्ति करता है, अभिव्यक्त करता है, तो उससे उसके व्यवहार जो है प्रेरित होते हैं। जैसे आदर करना, मतलब अगर कोई लड़का बालक किसी गुरु का आदर या अपने माता पिता का आदर करता है तो बिल्कुल उसका व्यवहार कुशल व्यवहार होता है। तो ये सब जो अभिवृत्ति से जो है प्रेरित होता है, व्यवहार जो मुख्यतः है किससे प्रेरित होता है? अभिवृत्ति से। जो अभिव्यक्त करेगा उससे ये व्यवहार प्रेरित होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको ये चैनल मेरा अच्छा लगता है तो एक बार आप सब्सक्राइब कर लें, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं। और आप अगर एक बार में अगर क्लियर नहीं होता है तो इस वीडियो को बार बार देखिए स्टूडेंट्स। और मैं अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर इसको लाइक करें और दोस्तों के बीच में शेयर करें, जिससे हमको ये नए वीडियो बनाने में प्रोत्साहन मिलेगा। स्टूडेंट्स, आपका जो लाइक और शेयर और जो विजिट होगा मेरे साइट का, तो यही मुझे प्रोत्साहन करेगा। तो ये स्टूडेंट्स था आज के लिए। तो बिहार टीईटी विश्व 17 जो होने वाला है, तो ये आपका जो चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डाला है।
ठीक है स्टूडेंट्स, आप बार बार इसको देखिए, तो यहाँ से क्वेश्चंस आने की बिल्कुल संभावनाएं होंगी। जितना मैंने क्वेश्चन दिया है, आप देखेंगे एग्जाम जब आप देंगे तो ज़रूर यहाँ से क्वेश्चंस, अगर मैंने 40 क्वेश्चंस यहाँ पे करवाए हैं तो मुझे विश्वास है कि कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन ज़रूर यहाँ से पूछा जाएगा। जैसे खास करके जो भी थिंकर्स वगैरह जो मैंने बताया है, जिन्होंने जो विचार दिया है उसके बारे में ज़रूर याद रखिएगा कि, और जो भी विभक्त किया है उन्होंने, तो ये सब भी याद रखिएगा। तो यहाँ से क्वेश्चंस आने की बिल्कुल संभावना है स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर दिस वीडियो।